गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। पिछली क्लास में हाइपरबोला में हम लोगों ने हाइपरबोला की डेफिनेशन देखी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था और टेबल देखी थी जो आपको याद करनी हुई थी। अब पहले एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई कॉमा सेंटर कॉमा वर्टाइसेस एंड एंड पॉइंट ऑफ डेटा सेक्टर। Equation of transverse axis, conjugate axis, directrix and lattice vector. Length of transverse axis, conjugate axis and lattice vector. Eccentricity E of the hyperbola 9x square minus 16y square plus 18x plus 32y minus 151 is equal to 0. Write the question and stop the video and try to solve your own. तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो हम x के टर्म एक साथ रखिए, 9 कॉमन लिए बोर्ड की तरफ प्लस 2x। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितना होना चाहिए? +1। इसको बाद में भी एडजस्ट करते हैं। माइनस 16 कॉमन लिए, y स्क्वायर माइनस 2y, इसको +1। 151 राइट हैंड साइड गया प्लस, यहाँ 1 ऐड किया मतलब +9 ऐड किए, तो राइट हैंड साइड में भी +9 ऐड किए, यहाँ +1 किए मतलब -16 ऐड किए, तो राइट हैंड साइड में -16। तो दिस इज 9 into x plus 1 whole square minus 16 into y minus 1 whole square is equal to कितना? 144। Now divide by 144, x plus 1 whole square by 16 minus y minus 1 whole square by 9 is equal to 1। अब ये हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट? तो हाइपरबोला है। हाइपरबोला में कैसे डिसाइड होता है? राइट हैंड साइड में प्लस है, +1 है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन से या प्लस साइन से। यहाँ a और b की वैल्यू वेरीफाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर x तो कोएफिशिएंट प्लस है इसलिए। और हाइपरबोला मतलब फोकाई लाई और x एक्सिस आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब यहाँ से आपकी कैपिटल x इक्वल टू x प्लस 1, कैपिटल y इक्वल टू y माइनस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया, कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सबसे पहली बात हम लोग एसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, या e की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एसेंट्रिसिटी 5/4। सबसे बाहर एसेंट्रिसिटी पूछा था, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लिया। अब एसेंट्रिसिटी निकालने अपन को क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो हाइपरबोला है, हाइपरबोला इलिप्स की तरह ही हम लोग नया टेबल लिख भले लिए थे लेकिन इलिप्स की तरह ही था। तो फोकाई का फार्मूला x इक्वल टू प्लस माइनस ae, y इक्वल टू 0। x इज x प्लस 1 प्लस माइनस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, a into e 5। तो प्लस साइन लिए x इक्वल टू 4, माइनस साइन लिए x इक्वल टू -6, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, 4,1 -6,1। ये क्या हो गए? फोकाई। फोकाई के बाद वो क्या पूछ रहा है? सेंटर। सेंटर का फार्मूला, सेंटर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इलिप्स में भी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 था। x की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1, y की वैल्यू y माइनस 1, तो -1,1 डायरेक्ट लिख दी। एक लाइन जब कर गए। सेंटर के बाद फिर क्या पूछ रहा है? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस किसे कहते हैं? वर्टाइसेस कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस को। x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 हो गई, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार प्लस साइन लोगे
x इक्वल टू 3, माइनस साइन लोगे x इक्वल टू -5, 3,1 and -5,1. End point of latest sector. एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फार्मूला देखिए, फिर वही बात, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, y इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए तो यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कितनी, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू 4, यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख लिए। y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 9, a इज 4, 9/4। तो प्लस साइन लिए y इक्वल टू 13/4, माइनस साइन लिए y इक्वल टू -5/4। तो 4 पॉइंट निकलेंगे, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस। तो 4 एंड, क्योंकि 2 लेटेस्ट सेक्टर हो गए तो 4 एंड पॉइंट हो गए। ये पहला पार्ट कंप्लीटेड। दूसरा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बोलो y इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, x इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 4, a बाई e तो 16/5। तो दो, एक बार प्लस साइन लेंगे तो आएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो आएगा। याद कर लीजिएगा, आगे याद कर, मतलब आगे लिख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, x इक्वल टू प्लस माइनस a, ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -6। तो ये पहला पार्ट हो गया और उसके बाद दूसरा पार्ट भी हो गया। नोट करिए फटाफट, फिर जो हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े। तो थर्ड पार्ट तो फिर और आसानी से हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, length of transverse axis 2a, that is 8. Length of conjugate axis, that is 2b, that is 6. Length of conjugate axis 6. Length of latest rectum, length of latest rectum 2b square by a, 2b square by a, 9/2 यूनिट। तो ये आपके चारों पार्ट हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इसे नोट करिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको, तो सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस 1 रहेगा, अगर x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, अगर y स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला की अलग टेबल, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अलग टेबल। और मोटा-मोटी जो इलिप्स में हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स का लगभग वही टेबल है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ लिखिए, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, अल्टरनेट डेफिनेशन में हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose difference of distance, hyperbola is a locus of point whose difference of distance from two fixed point remains constant, whose difference of distance from two fixed point remains constant, full stop. Value of constant is less than, value of constant is less than, value of constant is less than distance between fixed points, value of constant is less than distance between fixed point।
पैरा चेंज करिए। फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन एज फोकाई, फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन एज फोकाई, fixed points are known as foci and fixed points are known as foci and value of constant is equal to length of transverse axis। जो आपकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट की वो किसके बराबर कहलाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस की। भले ही हम डायग्राम में आपको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बता रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हाइपरबोला, इधर इट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, जैसे कहते नहीं हम लोग हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं, या किसी और भी आपका जनरल फॉर्म किसी भी फॉर्म के लिए वैलिड है। तो आप अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला पे लो, दो फिक्स पॉइंट दैट इज फोकाई से फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है PS माइनस PS डैश मॉड लगाते हैं, क्योंकि डायग्राम में ही दिख रहा है PS छोटा है, PS डैश बड़ा है। PS माइनस PS डैश ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। और कांस्टेंट किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस को अपन 2a कह के आए थे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा तो अपन 2b कह के आए थे, और अगर जनरल होगा तो फिर जो तुम्हारी मर्जी आए, लेकिन डिस्टेंस यही कहलाएगी। SS डैश क्या कहलाएंगे? SS डैश आर फोकाई। और ये कोई जरूरी नहीं कि P यहीं पर हो, P यहाँ पर भी हो सकता है, PS माइनस PS डैश, P यहाँ पर भी हो सकता है, P कहीं पर भी हो सकता है। ऑब्वियसली P लोकस है तो P हैज इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शन। तो पॉइंट ऐसे पॉइंट का लोकस हाइपरबोला जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दोनों फिक्स पॉइंट्स फोकाई कहलाते हैं। उनके बीच की फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है कांस्टेंट की वैल्यू से बड़ी होती है। ये सब बातें होने पर P के लोकस को अपन हाइपरबोला कहते हैं। तो ये याद रखना है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का अल्टरनेट डेफिनेशन के बाद, इफ P is any point on the hyperbola x minus 1 whole square upon 9 minus y plus 1 whole square upon 16 is equal to 1 and S1 and S2 are foci of this hyperbola, then find value of PS1 minus PS2. Find value of PS1 minus PS2. तो PS1 माइनस PS2 किसके बराबर होगा? अभी अल्टरनेट डेफिनेशन, P हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट है, PS1 माइनस PS2 किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a दैट इज 6, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। यहाँ वैल्यू a और b कौन बड़ा है कौन छोटा उस पर डिपेंड नहीं करती है। फिर रिपीट कर रहे हैं, a विल बी 3, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी 2a, तो mod of PS1 minus PS2 by definition it will be 2a and that is 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the locus of the center of a variable circle touching two circles of radius r1 and r2 externally which also touch each other externally। दो सर्कल जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं वो फिक्स्ड है, उनको तीसरा वेरिएबल सर्कल है वो एक्सटर्नली टच करता है, तो उसके सेंटर का लोकस आपको दिया हुआ है कि एक कोनिक सेक्शन है। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक इफ r1 upon r2 is equal to 3 plus 2√2। राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर कोड। टेक मैक्सिमम 3.5 मिनट्स। तो बन गया है तो भी वेरी गुड, नहीं बना है तो भी। सबसे पहले दो फिक्स्ड जो सर्कल हैं उन्हें बना लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये माना कि इसका सेंटर A है और रेडियस R1 है। A आपका फिक्स्ड है और रेडियस R1 कांस्टेंट है। स्क्रीन पे
और दूसरा सर्कल भी इसको टच कर रहा है जिसका सेंटर बी है, बी भी फिक्स्ड है, ये सर्कल मूव नहीं कर रहे हैं और इसकी रेडियस भी फिक्स्ड है, ना सर्कल मूव कर रहा है ना रेडियस बदल रही है, तो ये दोनों फिक्स्ड है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा सर्कल जो है इन दोनों को टच भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, मतलब जब मन आया तो यहाँ पर पहुंच गया, जब मन आया यहाँ पर पहुंच गया और जब मन आया तो यहाँ पर पहुंच गया। उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, मिटा लेते हैं, हम लोग को क्या टेंशन है। ये वाला हटा देते हैं, फिर अच्छा बनेगा। उसके बनाने के चक्कर में ये काफी हद तक ठीक लग रहा है। तो ये जो सर्कल है हमने आपको यहाँ बनाया, मतलब जो रेड सर्कल है ये कह रहा है वेरिएबल सर्कल है, मतलब मूविंग सर्कल है। तो जो इसका सेंटर होगा वो भी मूव करेगा और जो इसकी रेडियस है वो भी बदलेगी, पूरी तरह से वेरिएबल सर्कल है। तो कह रहा है इसके सेंटर का लोकस एक कोनिक है, तो अपन को पहचानना है कोनिक है कैसा, पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सबसे पहले AB = R1 + R2। दो सर्कल अगर टच करते हैं एक्सटर्नली तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई के बराबर होती है ना। तो चलिए अब हम लोग अगली बात करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट P को भी, P का लोकस निकालना है तो P को भी लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो PA = R + R1 sum of distance distance between centers = sum of radii। Similarly PB R + R2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि P का तो लोकस निकालना है तो P को अवेलेबल रहना है, A और B फिक्स्ड है तो A और B एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, R1 R2 कांस्टेंट है, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। कौन एलिमिनेट होगा? R। तो R एलिमिनेट करने के क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दें, कर दो सब्ट्रैक्ट। तो PA - PB = R1 - R2 जो कि कांस्टेंट है। खट से याद आया कि अगर फिक्स दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PA क्या है, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PB क्या है, दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हाइपरबोला। लेकिन एक और शर्त होती है, क्या, जो कांस्टेंट है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस से कम होना चाहिए, कांस्टेंट। तो सिंस R1 - R2 is less than R1 + R2। R1 + R2 क्या है, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और R1 - R2 क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये भी डेफिनेशन में थी, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो चूंकि ये दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं, इसलिए P का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला है। अब ये तो पता चल गया। अब बात ये है कि R1 - R2 को क्या कहते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब R1 - R2 2a के बराबर, और R1 + R2 डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई R1 + R2 = 2a। लेकिन निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी गिवन क्या है, R1/R2 = 3 + 2√2/1। अब हमको R1 - R2 दिया है, R1 + R2 दिया है, तो अपन क्या करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फुल फॉर्म अब CND हम लिख दिए, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। R1 + R2 2a, R1 - R2 2a,
3 + 1 4 + 2 √2, तो √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 2 √2 + 2 और 2 + 2 √2, तो 2 + √2 2 + 2 √2 कैंसिल, 2a कैंसिल, तो इसेंट्रिसिटी इज √2। तो यहाँ पर भी अल्टरनेट डेफिनेशन का ही यूज हुआ है, तो नोट करिए और आराम से फिर समझिए, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम लोग इक्विलैटरल हाइपरबोला भी कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं किसको? तो अगर आपके पास एक हाइपरबोला गिवन है x² / a² - y² / b² = 1 in any hyperbola if length of transverse axis is equal to length of conjugate axis. In a hyperbola, if length of transverse axis is equal to length of conjugate axis, that is 2a is equal to 2b, that is a is equal to b, then hyperbola is known as rectangular hyperbola. तो अब अगर हाइपरबोला है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा स्टैंडर्ड में। अगर स्टैंडर्ड में कॉन्जुगेट हाइपरबोला था तो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब इक्वेशन आपकी a = b कर देंगे, तो अब आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x² / a² - y² / a² = 1, that is x² - y² = a²। अगर कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की जाए, अब इक्वेशन हो जाएगी -x² + y² = a²। तो हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट छोटे ज्यादातर के हाइपरबोला में ही आते हैं वापस, फिर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले पूरी की पूरी जो हाइपरबोला की टेबल थी, कौन सी हाइपरबोला की, उसमें जहां जहां b था वहां वहां क्या कर देंगे? a कर देंगे। तो जैसे ही सबसे पहले वाला रिलेशन b² = a² × e² - 1 किया, b की वैल्यू a पुट किया तो a² = a² × e² - 1, a² कैंसिल, e² - 1, e² 2 तो e = √2। तो हाइपरबोला की कौन से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट हो गई, a पर डिपेंड नहीं करेगा, a चाहे जितना बड़ा हो जाए चाहे जितना कम हो जाए, एसेंट्रिसिटी √2 ही रहेगी। कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की भी एसेंट्रिसिटी √2 ही रहेगी। तो ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा हाइपरबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 है, ऐसे हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला कहते हैं। दूसरा जो आपने टेबल बनाई थी, हम आपसे याद करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो एक बार पूरी टेबल बना लीजिएगा, जहां जहां b था वहां वहां a कर दीजिएगा। जैसे सबसे पहले था क्या, b² = e की वैल्यू √2 ± a, तो e की वैल्यू √2 हो गया, तो फोकाई हो गया ±√2a, 0, सेंटर 0, 0, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टर। अच्छा एक चीज और अगर ध्यान दो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हाइपरबोला होता तो 2b² होता, लेकिन b की वैल्यू कितनी? 2a² दैट इज 2a। तो एक चीज और आ गई कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू, मतलब अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की, कॉन्जुगेट एक्सिस की और लेटस रेक्टम की तीनों की लेंथ बराबर होगी और 2a होगा। अब यहाँ से आगे जहां भी a और b बराबर होगा उसे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, हाइपरबोला के फॉर्म में होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कॉन्जुगेट के फॉर्म में होगा तो कॉन्जुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
टेबल हम अलग से आपसे नहीं कह रहे हैं याद करिए, बस क्या फर्क कर देना है कि जो था जहां बी था वहां ए कर देंगे और खुशी खुशी वहां से निकल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन इस पे कोई नहीं करते हैं, क्वेश्चन हमको मिलेंगे बीच बीच में हाई, और कई बार जान कहते हो हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले ही ना हाइपरबोला ही बोल के निकल जाए, तो कोई बात नहीं, और कई बार बोल के भी निकलेगा कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने पहचान लिया। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर दो बातें और तीन बातें या दो बातें कह सकते हो कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एसेंट्रिसिटी √2 होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तीनों बराबर होते हैं। और हो सकता है आगे जाकर कुछ और प्रॉपर्टीज पता चले, तब जब पता चलेंगी तब देखेंगे, फिलहाल अभी यही तो चलते हैं, फिर क्वेश्चन इस पे करते हैं, कुछ नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन 3x² minus 3y² minus 18x plus 12y plus 2 is equal to 0 represents a rectangular hyperbola. Find its center, foci and eccentricity. ओरल सा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से बना के फेंक दीजिए। स्टॉप द वीडियो देन सॉल्व इट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब a और b को बराबर करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 कॉमन लिए, x² minus 6x परफेक्ट स्क्वायर के लिए +9, x² minus 6x plus 9 minus 3 कॉमन लिए, y² minus 4y plus 4, तो 2 राइट हैंड साइड जाकर के -2 plus 9 मतलब +27 minus 12, तो 3 into x minus 3 whole square minus 3 into y minus 2 whole square is equal to कितना 13, that is x minus 3 whole square upon 13 by 3 minus y minus 2 whole square by 13 by 3 is equal to 1. Since a is equal to b is equal to under root 13 by 3, hence it is a rectangular hyperbola. ओरली भी आप देख सकते थे दूर से ही, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते ही एसेंट्रिसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं, हमने याद कर रखी है एसेंट्रिसिटी √2, दैट इज e की वैल्यू √2। लेकिन अब सेंटर और फोकाई निकालना है, सेंटर पर फिर टेबल नहीं बदलेगी, जहां जहां b था वहां वहां a कर देंगे। तो सेंटर हमारा होता था x = 0, y = 0, x की वैल्यू x - 3 है और y की वैल्यू y - 2 है, x = 3 and y = 2, तो सेंटर विल बी 3, 2। फोकाई होता था x = ± ae और √2a और y = 0 होता था, तो वही फार्मूला, क्योंकि जहां b होता वहां a करते, तो b तो इनमें था ही नहीं, तो y की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई, x - 3 = ±√26/3, x = 3 ± √26/3 and y = 2। एक बार प्लस साइन कॉमा 2, एक बार माइनस साइन कॉमा 2, तो ये आपके फोकाई हो जाएगा। इसे नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग ने इलिप्स में देखा था, वैसे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एवरी हाइपरबोला एक सर्कल डिजाइन किया गया है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। क्या शर्त होती है सर्कल की? सर्कल इज कंसेंट्रिक विद हाइपरबोला, सर्कल का सेंटर और हाइपरबोला का सेंटर सेम हो, और हाइपरबोला का जो मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस है उसे डायमीटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, इलिप्स में लिख लिए थे, यहाँ पर मोटा मोटी वही है। वहां पर मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते थे, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस को, वहां पर उसके सेंटर को सेंटर, यहाँ पर भी इसके सेंटर को सेंटर। तो बस केवल देख लेते हैं
let equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। अगर ये हाइपरबोला है तो ये सर्कल जो बनेगा वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका हाइपरबोला। जैसे ऑक्सिलरी सर्कल एलिप्स में एलिप्स के वर्टाइसेस पे टच करता था, उसी तरीके से ऑक्सिलरी सर्कल हाइपरबोला को वर्टाइसेस पे टच करता है। तो ये जो सर्कल होगा ये आपका, तो अगर ये हाइपरबोला है तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब ध्यान से सुनिए, वो हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन बस आपके लिए, अगर ये हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है तो भी ऑक्सिलरी सर्कल यही रहेगा, क्योंकि बी ए के बराबर होगा, ए ही रहेगा। तो फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑक्सिलरी सर्कल विल बी सेम। ओके, अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देन ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि तब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b हो जाएगा। तो ये बातें हमने देख ली, ये हम लोग का ऑक्सिलरी सर्कल आया। ठीक है, नोट करिए फटाफट। तो लिखा है एक का ही, बातें हमने सबकी कर ली है। आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, हम इसमें ही काम चला ले रहे हैं, डायग्राम लिखने कर दे। क्या हेडिंग है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला then what will be parametric coordinate। तो जिस तरीके से इलिप्स में किए थे कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। let any point P is on hyperbola। अगर कोई पॉइंट P है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, तो जरा ध्यान से देखिए कैसे। पॉइंट P से हमने ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ पे? ट्रांसवर्स एक्सिस पे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन। अब हम n से क्या करेंगे? n से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब n से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, एक यहाँ एक यहाँ। तो जिस पोर्शन में पॉइंट P था उसी की तरफ अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, माना कि पॉइंट Q पे मीट किया। कहाँ मीट किया? पॉइंट Q पे। पॉइंट Q क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका? सर्कल का। कहाँ पर? ये कौन सा सर्कल है? ऑक्सिलरी सर्कल। इस ऑक्सिलरी सर्कल को सेंटर से मिलाएं, और अगर हम लोग इस एंगल को थीटा कहें तो जो थीटा यहाँ यूज होगा वो पी कट। थीटा यहाँ बन रहा है। थीटा कैसे बन रहा है? पॉइंट पी से ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उस परपेंडिकुलर से ऑक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से मिलाए, वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो अब अगर हम इसका नाम ON दे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x, y होगा वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब अगर आप देखो तो x कोऑर्डिनेट ON के बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट ON के बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल है इसलिए ये वैल्यू a होगी। अब अगर हम देखें ON क्या है? अपॉन OQ। अगर आपसे कहा जाए ट्रायंगल ONQ, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस अपॉन बेस sec थीटा। ON इक्वल टू a sec थीटा, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट a sec थीटा आएगा। क्या आएगा? x a sec थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ पर a sec थीटा पुट कर दें, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1,
y इक्वल टू प्लस माइनस बी tan थीटा, लेकिन चूंकि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस बी tan थीटा। तो हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। थीटा पे रिस्ट्रिक्शन होगी कि थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to 2 pi minus pi by 2। थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to 2 pi minus pi by 2, pi by 2 नहीं ले सकता। a sec theta comma b tan theta is parametric coordinate for hyperbola। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो जहां जहां b है वहां वहां तो इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा a sec थीटा कॉमा a tan थीटा। नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और जब इस तरह से लिखते हैं x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एंड टेंजेंट और जहां तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।